Assalamualaikum everyone. I hope you all are fine and doing good. I welcome you all to the part 2 of the subject selection video. ओके सो लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सीएसएस के सब्जेक्ट्स कौन से हैं, उनकी मार्क्स के डिवीजन क्या है, पेपर वर्जन क्या है और क्या उसकी कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो कि हमें पता होनी चाहिए। सो टुडे वी आर गोइंग टू सी कि हमने अपने जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जो कि 600 मार्क्स के होंगे, उनको हमने सिलेक्ट करते हुए अपने माइंड में किन चीज़ों का ख्याल रखना है। So there are different prerequisites while you are selecting your optional subjects. अब हम लोग को ये बात पता है कि हमारे 6 सब्जेक्ट्स तो कंपल्सरी हैं, उनके अंदर तो हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, लेकिन 6 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं कि जिनमें हमारे पास चॉइस है। अब बहुत से स्टूडेंट्स जो है वो क्या करते हैं कि वो उन लोगों से जिन्होंने क्वालिफ़ाई किया होता है सीएसएस उनसे राय लेते हैं। बहुत से लोग अपनी डिग्री के बेस के ऊपर जो है वो अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट्स चूज़ कर लेते हैं। बहुत से लोग जो है वो सिलेबस देखते हैं, जो सिलेबस उनको छोटा लगता है वो उसको चूज़ कर लेते हैं। बट हमें आज तक जो है वो शायद किसी ने कम ही ये बात बताई हो कि ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को चूज़ करने के लिए एफपीएससी का जो है वो क्या क्राइटेरिया है, एफपीएससी क्या फीडबैक देता है डिफरेंट सब्जेक्ट्स के ऊपर, उसकी क्या ऑब्जर्वेशंस हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स के ऊपर। और बेसिकली हमें अगर कोई भी सब्जेक्ट हमने चूज़ करना है तो व्हाट आर द थिंग्स ऑन व्हिच वी नीड टू वेइ दैट सब्जेक्ट। सो बेसिकली ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आज मैं आपको इस वीडियो लेक्चर के अंदर देने जा रही हूँ। सो स्टे ट्यून्ड, वॉच द वीडियो टिल एंड एंड आल्सो सब्सक्राइब टू माय चैनल सो दैट you should not miss any of the upcoming videos that are going to be very informative, and we are going to solve the essay question from the past papers, and we are also going to see that how particularly essays need to be attempted. सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि हमारे क्या प्रीरेक्विजिट्स हैं किसी भी ऑप्शनल सब्जेक्ट को चूज़ करने के लिए। तो सबसे पहले आपने जो चीज़ अपने माइंड में रखनी है जब भी आप अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ करेंगे, तो आपने सबसे पहली चीज़ ये देखनी है कि आपकी बैचलर्स डिग्री जो है वो किस डिसिप्लिन के अंदर है। लेट्स सपोज़ अगर आपकी बैचलर्स डिग्री जो है वो किसी ऐसे सब्जेक्ट के अंदर है, जो सब्जेक्ट आपका बिल्कुल ही अ, यू कैन से जनरल सब्जेक्ट है, या आपने जो है अ, उस सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा कोई वो कोर साइंसेस का सब्जेक्ट नहीं है, सोशल साइंसेस का है या फिर किसी लैंग्वेज का सब्जेक्ट है, तो फिर आपने अकॉर्डिंगली जो है वो अपने डिसिप्लिन को देखना है कि आपका डिसिप्लिन जो है वो इस इन सब्जेक्ट्स की कैटेगरी में है या नहीं है। उसके बाद आप लोग जो भी सब्जेक्ट ऑप्शनल सिलेक्ट करें, उसमें अगर पहले से आपके पास कोई नॉलेज मौजूद है, तो उसको भी आप इवैल्यूएट करें कि आप पहले से उस सब्जेक्ट के बारे में क्या जानते हैं। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे कि जब आप उनसे बात करते हैं, लेट्स से मैं सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ कि अगर बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे कि जब आप उनसे जो है वो उर्दू के बारे में बात करते हैं, तो वो सब लोगों को ये लगता है कि जी उर्दू हमें आती होगी, लेकिन उर्दू उसका सिलेबस क्या है? सीएसएस की उर्दू के अंदर एग्ज़ामिनर हमसे क्या चाहता है? किस तरह जो है वो उसके सिलेबस को बिल्ड अप किया गया है, और व्हाट इज़ बेसिकली द डिमांड ऑफ दैट सब्जेक्ट, दैट वुड ऑफ कोर्स नॉट बी अ क्वेश्चन टू बी आंसर्ड बाय एवरीबॉडी। दो उर्दू हमारा जो है वो सब्जेक्ट है जिसको हम हमेशा पढ़ते रहते हैं अपने स्कूल में, 10 साल हमें सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, इसके अलावा हमारी नेशनल लैंग्वेज उर्दू है, हमारी ऑफिशियल कम्युनिकेशन में हम लोग देखते हैं कि यूज़ होती है। बट इसके अलावा अगर हम इसके सिर्फ़ और सिर्फ़ इस चीज़ के ऊपर जाएँगे जी हमारे पास ऑलरेडी उर्दू का नॉलेज है, हमें कुछ जो है वो शेर उनकी तशरीह करनी आती है, कुछ शायर जो हैं उनके नाम हमें आते हैं, तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हम उर्दू को अपने ऑप्शनल के तौर पे सिलेक्ट कर लें। सो बेसिकली ये कुछ आपके रिक्विज़िट्स हो गए कि सबसे पहले देखें जी आपकी डिग्री किस डिसिप्लिन के अंदर है, फिर जिस सब्जेक्ट को आप चूज़ करें उसके ऊपर ऑलरेडी आपका क्या नॉलेज है। इसके अलावा ये देखें कि जिस सब्जेक्ट को आप चूज़ कर रहे हैं, बैकग्राउंड नॉलेज उस सब्जेक्ट का जो है वो आपका कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना लेस है, जैसे मैंने आपको उर्दू की एग्ज़ाम्पल दी। उसके बाद आपने करना ये है कि आपने एकदम से अपने नॉलेज के बेस के ऊपर किसी भी सब्जेक्ट को चूज़ नहीं करना, बल्कि आपने जाके उसके पास्ट पेपर्स देखने हैं। पास्ट पेपर्स देखकर आपको अंदाज़ा होगा कि क्या जिस डायमेंशन के अंदर क्वेश्चंस पिछले 3 से 4 सालों के अंदर आए हैं, आर यू एबल टू अटेम्प्ट दोज़ क्वेश्चंस और आर यू एबल टू आंसर दोज़ क्वेश्चंस और नॉट? इफ द आंसर इज़ नो, और आप उसका सिलेबस भी देख लेते हैं और सिलेबस देख के भी यू आर नॉट कॉन्फिडेंट, देन डू नॉट चूज़ दैट सब्जेक्ट। उसके बाद आपने जो 5वां मोस्ट इम्पोर्टेंट काम करना है, वो आपने ये करना है कि आप एफपीएससी एग्ज़ामिनर रिपोर्ट देखें डिफरेंट सब्जेक्ट्स के ऊपर जो कि आती हैं, और ये वो एरिया है जिसको हर इंसान इग्नोर करता है। इसके बारे में आपको कभी किसी ने नहीं बताया होगा। सो एफपीएससी की एग्ज़ामिनर रिपोर्ट आप देखें और देखें कि उसके अंदर वो डिफरेंट जो सब्जेक्ट्स उनके ऊपर वो क्या फीडबैक देता है। उसके बाद हम देखेंगे डिफरेंट सब्जेक्ट्स का स्कोरिंग ट्रेंड आपको मिल जाता है, डिफरेंट फोरम्स के ऊपर आपको मिल जाता है। फिर उसके बाद जो क्वालिफायर्स और डिसक्वालिफायर्स हैं उनकी डीएमसीज़ चेक करें ताकि आपको ये पता चले
कि कौन-सा सब्जेक्ट ऑन एवरेज आपको कितने मार्क्स दे रहा है, किस सब्जेक्ट के अंदर अगर डिस्क्वालिफ़ायर भी कोई है, तो ऑफ़ कोर्स अगर उसने किसी एक सब्जेक्ट में कम मार्क्स लिए हैं या ज़्यादा ज़्यादा मार्क्स किसी में लिए हैं या उसका एग्रीगेट ज़्यादा था लेकिन 1-2 के अंदर वो फ्लंक हो गया और जिसकी वज़ह से वो डिस्क्वालिफ़ायर बन गया। तो ये बेसिकली आपको एक आइडिया देते हैं सब्जेक्ट्स की स्कोरिंग के ऊपर और सब्जेक्ट जो है वो किस तरह से एग्ज़ामिनर ने उसके ऊपर मार्क्स दिए हैं उसके ऊपर। उसके बाद एवरेज स्कोर हर सब्जेक्ट का जो भी आप चूज़ करें वो देखें, सब्जेक्ट का सिलेबस देखें। सो ये बेसिकली कुछ प्रीरेक्विज़िट्स हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं जब हम कोई भी अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं तो उसके लिए। अब हम थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं और हम चलकर देखते हैं कि कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमने फ़र्दर अपने माइंड के अंदर रखना है जब भी हम अपनी सब्जेक्ट सिलेक्शन की तरफ जाएँगे। अब होता ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जैसे कि मैंने बताया कि वो करते क्या हैं कि वो जो क्वालिफ़ायर्स होते हैं या जो उनके सीनियर्स होते हैं उनसे पूछते हैं सब्जेक्ट्स के बारे में, दैट इज़ अ गुड थिंग आप पूछें, बिल्कुल पूछें। लेकिन उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप सिर्फ़ उन्हीं के ओपिनियन के ऊपर जो है वो अपने सब्जेक्ट सिलेक्शन को बेस कर रहे हैं। क्योंकि देखिए हर इंसान का जो है वो उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी कैपेसिटी डिफरेंट होती है किसी भी चीज़ को अटेम्प्ट करने की और किसी भी चीज़ को प्रिपेयर करने की। सो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि किसी अगर बंदे ने आईआर के साथ जो है वो अटेम्प्ट किया और उसका वो क्वालिफ़ायर हो गया तो इट डज़न्ट मीन कि आप भी जो है वो आईआर रख के क्वालिफ़ाई कर सकते हैं या फिर अगर किसी ने प्योर साइंसेज़ किसी सब्जेक्ट के साथ किया है तो डज़ नॉट मीन कि आप भी कर सकते हैं। तो हमेशा अपने आप को ऑनेस्टली इवैल्यूएट करें। अब हमने करना ये है कि हमने एक और जो बहुत इम्पोर्टेंट काम करना है वो ये करना है कि हमने एग्ज़ामिनर रिपोर्ट्स देखनी है कि एग्ज़ामिनर जो है वो डिफरेंट सब्जेक्ट्स के ऊपर क्या रिपोर्ट देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग को पता है कि जी यहाँ पर हम जब जाएँगे पीएससी की वेबसाइट के ऊपर तो हमारे पास जो मल्टीपल टैब्स आ रहे होते हैं। इन्हीं मल्टीपल टैब्स में से जो एक टैब है वो होता है आपका एग्ज़ामिनेशंस का और एग्ज़ामिनेशन के अंदर ही हमारे पास एग्ज़ामिनर रिपोर्ट्स होती हैं। एग्ज़ामिनर रिपोर्ट्स के अंदर आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स भी पड़े हुए हैं, एग्ज़ामिनर रिपोर्ट्स का भी टैब अलग से है और एग्ज़ामिनर्स व्यूज़ ऑन द गुड एस्से भी है, जिसको मैं अपने अगले लेक्चर के अंदर डिस्कस करूँगी और आपको बताऊँगी कि गुड एस्से हम कहते किसको हैं और एस्से के पैरामीटर्स क्या हैं, जिसकी बेसिस के ऊपर बेसिकली एफपीएससी जो है वो हमारे एसेस को इवैल्यूएट करता है। सो स्टे ट्यून्ड और इंशाल्लाह देयर इज़ मच मोर इन्फॉर्मेशन कमिंग योर वे एंड यू वुड बी वन ऑफ दोज़ एस्पायरेंट्स कि जिनको वो सारी बातें पता होंगी जो कि बाकी लोगों को नहीं पता होंगी और यही चीज़ें फाइनल डे के ऊपर आपको एज देंगी। सो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि 2014 की मैंने एग्ज़ामिनर रिपोर्ट आपके सामने खोली हुई है जिसके अंदर एग्ज़ामिनर ने हमें डिफरेंट चीज़ों के ऊपर बताया। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इंग्लिश एस्से को ही देख लें तो इंग्लिश एस्से क्योंकि हमारा कंपल्सरी सब्जेक्ट और इस टाइम ऑप्शनल्स की बात करें तो हम ज़्यादा इसके ऊपर फोकस नहीं करेंगे। ये हम उस टाइम पे करेंगे जब हम कंपल्सरी सब्जेक्ट्स की इवैल्यूएशन की बात कर रहे होंगे कि किन बेसिस के ऊपर हमें अपने सब्जेक्ट्स को तैयार करना है, कौन से प्रीरेक्विज़िट्स होते हैं किसी भी सब्जेक्ट को तैयार करने के, क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे किया जाता है, क्वेश्चन के क्या इंग्रीडिएंट्स होते हैं और हर इंग्रीडिएंट को किस तरह से इक्वल वेटेज देके एक ऑल राउंडेड क्वेश्चन अटेम्प्ट करके जो है वो अच्छे मार्क्स गेन किए जाते हैं। ये स्ट्रैटेजीज़ और टिप्स के अंदर हम पढ़ेंगे और दीज़ वीडियोज़ आर आल्सो कमिंग अप। सो लेट्स गो टू दी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। अब 2014 के अंदर एग्ज़ामिनर सबसे पहले हम ये देखेंगे कि किन ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के ऊपर उसने रिपोर्ट दी है अपनी और रिपोर्ट कहती क्या है और इन रिपोर्ट से हम डिडक्ट क्या करते हैं। सबसे पहले ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जिनके ऊपर उसने बात की वो उसने अप्लाइड मैथमेटिक्स के ऊपर की, अप्लाइड मैथमेटिक्स 1 एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स 2 जैसे कि हमने देखा था कि मैथमेटिक्स जो है वो 200 सब्जेक्ट्स मार्क्स का सब्जेक्ट है। उसके बाद इसने अरेबिक के ऊपर ऑब्जर्वेशन दी, एग्रीकल्चर है, अकाउंटेंसी ऑडिटिंग है, बॉटनी, बॉटनी 2, केमिस्ट्री 1, केमिस्ट्री 2 एंड सिमिलरली यूरोपियन हिस्ट्री 1 एंड 2, इकोनॉमिक्स, फॉरेस्ट्री, जियोग्राफी 1-2, geology 1, 2, history of USA, history of Pakistan, India 1, 2, and Islamic culture and history and culture 1, 2, and international law, international relations, or journalism, law 1, law 2, mercantile law, Persian philosophy 1, 2, similarly physics 1, 2, और उसने बाकी भी मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट्स के ऊपर और कुछ इंग्लिश के सब्जेक्ट्स के साथ इंक्लूडिंग ज़ूलॉजी जो है वो अपनी एग्ज़ामिनर रिपोर्ट दी है। अब हर रिपोर्ट को तो ऑफ़ कोर्स हम नहीं देख सकते, हम सिर्फ़ सॉरी हर सब्जेक्ट की रिपोर्ट को तो यहाँ पर हम डिस्कस सेपरेटली नहीं कर सकते। सिर्फ़ और सिर्फ़ हम यहाँ पर जो एक चीज़ डिडक्ट करेंगे वो हम ये डिडक्ट करेंगे कि एग्ज़ामिनर रिपोर्ट देख के हमें अंदाज़ा क्या होता है, तो हम एक
पेपर जो है या एक जो सब्जेक्ट है उसके सैंपल को देख के इवैल्यूएशन कर लेते हैं कि हमें एग्जामिनर रिपोर्ट से किस तरह से अपने पॉइंट को डिडक्ट करना चाहिए। जैसे कि अप्लाइड मैथमेटिक्स 1 के अंदर वो कहते हैं कि परफॉर्मेंस ऑफ मेजॉरिटी ऑफ द कैंडिडेट्स रिमेन्ड पुअर। यानी कि वो ये बताना चाह रहे हैं कि जी जिन लोगों ने अप्लाइड मैथमेटिक्स 1 चूज़ किया था, उन लोगों ने बहुत ही गंदी परफॉर्मेंस दी। सिर्फ़ कुछ कैंडिडेट जो थे उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, जो स्पेसिफिक डेफिशिएंसी थी वो ऑब्ज़र्व की गई, प्रॉपर टेक्निक्स इन सॉल्विंग मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। यानी कि जिन बच्चों ने मैथमेटिक्स चूज़ करना है, वो एग्ज़ामिनर रिपोर्ट को देखकर ये अंदाज़ा लगाएँगे या इस बात को डिड्यूस करेंगे कि हमें प्रॉपर टेक्निक्स इस्तेमाल करनी है इन सॉल्विंग द मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स, और अगर हम प्रॉपर टेक्निक्स यूज़ नहीं करते तो हमारा एग्ज़ामिनर हमें मार्क्स नहीं देगा। ये बेसिकली वो पॉइंट होता है जिसकी वजह से हमें एग्ज़ामिनर रिपोर्ट पढ़नी चाहिए अपने किसी भी ऑप्शनल सब्जेक्ट को चूज़ करने से पहले। और अगर आपको लगता है कि आप प्रॉपर टेक्निक्स नहीं अप्लाई कर सकते मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, तो इसका मतलब ये है कि ये ऑप्शनल सब्जेक्ट आपका फ्लॉप होगा। इसके उसको अगर आप चूज़ कर लेंगे तो आप क्वालिटी, शायद पेपर तो आप पास कर जाएँ लेकिन आप क्वालिटी पेपर नहीं प्रोड्यूस कर सकेंगे, जिसकी वज़ह से आपके मार्क्स इंतहाई कॉम्प्रोमाइज़्ड होंगे। दूसरी ऑब्जर्वेशन आपको एग्जामिनर देता है, द एग्जामिनर रिकमेंडेड प्रैक्टिस एंड कंसल्टेशन फ्रॉम स्टैंडर्ड बुक्स लाइक इंट्रोडक्शन टू मैकेनिक्स, वेक्टर एनालिसिस एंड मैथमेटिकल फिजिक्स फॉर एप्रोप्रिएट प्रिपरेशन ऑफ द सब्जेक्ट। यानी कि वो ये कहता है कि हमारे जो स्टूडेंट्स थे उन लोगों ने वहाँ से प्रैक्टिस और कंसल्टेशन नहीं की जहाँ से हमने उनको रिकमेंड किया था, और दूसरी बात जो आपने एग्जामिनर रिपोर्ट से यहाँ से डिडक्ट की, वो ये डिडक्ट की कि हमने अगर इस सब्जेक्ट की तैयारी करनी है तो हमें इन बुक्स को ही कंसल्ट करना होगा। सो दिस इज बेसिकली हाउ वी यूज द एग्जामिनर रिपोर्ट इन चूजिंग द ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। सिमिलरली मैथमेटिक्स 2 के अंदर वो कहता है, अप्लाइड मैथमेटिक्स 2 के अंदर कि जनरल परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट्स थी वो अप टू द मार्क नहीं थी। सिर्फ़ और सिर्फ़ 44 लोग क्वालीफाई हुए, यानी कि 44% क्वालीफाई हुए, 56% फेल हो गए। 56-65% कैंडिडेट्स गॉट 0 और सिंगल डिजिट मार्क्स। अब यहाँ पे आप ये अंदाज़ा लगाएँ कि वो आपको बता रहा है कि भई बहुत सारे बच्चे इस ब्रैकेट में भी आए हैं। यानी यहाँ उसने आपको मार्क्स की कैटेगराइज़ेशन दे दी है। Most of the candidates had no ability to attempt the paper and lacked basic knowledge. Section B of the question paper was ignored by majority of the candidates. आप समझें इन चीज़ों को, अब आप क्या करेंगे, आप जाके जी जब आपने इस चीज़ को देखना होगा कि ये जो बात एग्ज़ामिनर कर रहा है, ये किस बारे में कर रहा है, तो आप क्या करेंगे कि आप 2014 का अप्लाइड मैथमेटिक्स 2 का पेपर निकालेंगे और उसके सेक्शन बी को जाकर देखेंगे। फिर सिमिलरली वो जिन क्वेश्चंस का रेफरेंस दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 का, उसमें कैंडिडेट्स कुड नॉट सिक्योर गुड मार्क्स एज देयर सीम टू द एब्सेंस ऑफ नॉलेज ऑन एप्लीकेशन ऑफ मेथड। द एग्जामिनर रिकमेंडेड द कैंडिडेट्स ऑप्टिंग फॉर अप्लाइड मैथमेटिक्स मस्ट प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू द आउटलाइन ऑफ रिकमेंडेड सिलेबस फॉर सीई। ये बेसिकली वो हमारी बाइबल है जिसको हमने फॉलो करना है अपने सब्जेक्ट सिलेक्शन के लिए। जिस भी सब्जेक्ट को आपने चूज़ करना है, हमेशा जाके उसकी एग्ज़ामिनर रिपोर्ट पढ़ें, जाकर देखें कि एग्ज़ामिनर उसके ऊपर क्या ऑब्ज़र्वेशन देता है, पिछले सालों के अंदर उसकी ऑब्ज़र्वेशन क्या थी, इस साल उसकी ऑब्ज़र्वेशन क्या है। फिर उसके बाद आप डीएमसीज़ देखें कि उसके ऊपर ट्रेंड क्या चल रहा है, और फिर अकॉर्डिंगली आप ये भी देखें कि क्या आप पास्ट पेपर्स जो उसकी ऑब्जर्वेशंस हैं, क्या पास्ट पेपर्स को देखते हुए आपको लगता है कि अगर आप इस साल अपीयर हो रहे होते जिस साल की एग्जामिनर रिपोर्ट है, तो वर यू एबल टू प्रोड्यूस दी क्वालिटी पेपर जिसके ऊपर एग्जामिनर आपको एटलीस्ट 50 प्लस मार्क्स देता। सो ये हम लोगों ने यहाँ पर इस्टेब्लिश कर लिया कि ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को चूज़ करने के लिए और उनके क्या क्वालिटी होनी चाहिए, उसके बारे में हमें एग्ज़ामिनर रिपोर्ट से बेहतर कोई चीज़ नहीं मिल सकती। अच्छा, सिमिलरली अब आपने एक सब्जेक्ट चूज़ नहीं करना, आपने मल्टीपल सब्जेक्ट्स चूज़ करने हैं। तो आप करेंगे क्या कि आप अगले सालों की भी एग्जामिनर रिपोर्ट देखेंगे, बल्कि आप शुरू ही बेशक लेटेस्ट रिपोर्ट से करें और देखें कि लेटेस्ट रिपोर्ट के अंदर एग्जामिनर क्या होता है और पिछले सालों में एग्जामिनर की क्या ऑब्जर्वेशन थी। अब जैसे यहाँ पर हम लोग ऑप्शन सब्जेक्ट्स देख रहे हैं, तो हमारे पास हम देख सकते हैं कि जी अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग के ऊपर उसने बहुत ही लंबा ऑब्जर्वेशन उसने दी है। उसने बताया है कि जी हमारे पास जो सिग्निफिकेंट मेजॉरिटी ऑफ कैंडिडेट्स थी जिन्होंने इस सब्जेक्ट को चूज किया, दे सीम टू हैव नो प्रायर नॉलेज ऑफ फेमिलियरिटी एंड देयरफॉर देयर परफॉर्मेंस रिमेन्ड बिलो एवरेज।
अब उसमें सिमिलरली उसने क्वेश्चन बाय क्वेश्चन फीडबैक दिया हुआ है। उसने बताया मुझे क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जो कि आपका प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट था, मोस्ट ऑफ द एग्जामिनीज treated payment of dividends as normal business expense, treated unearned revenue as an asset, and instead of preparing statements of retained earnings, prepare the statement of equity. यानी कि आप ये देखें कि एग्जामिनर रिपोर्ट वो बुक है, वो रिपोर्ट है, वो आपकी पॉइंट है, आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है कि जिसके अंदर आपको हर एक चीज़ एग्जामिनर बता रहा है कि भाई अगर फ्यूचर में तुम ये सब्जेक्ट ऑप्ट करने जा रहे हो ऑडिट एंड फाइनेंस का या सॉरी अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग का, तो इसके अंदर अगर लेट्स सपोज फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्वेश्चन आ जाता है पेपर में, तो उसको आपने इस तरह से डील नहीं करना, बल्कि इसकी टेक्निकल ट्रीटमेंट इन ग्राउंड्स के ऊपर आपने करनी है। सिमिलरली अगर आपका डिसोल्यूशन पार्टनरशिप से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाएगा, तो आपकी रियलाइजेशन अकाउंट जिसे वो कहते हैं, जिन लोगों के पास कोई नॉलेज नहीं थी, तो आपको इन सारी चीज़ों का पता होना ज़रूरी है। सिमिलरली डबल डिक्लाइनिंग डेप्रिसिएशन मेथड की वो यहाँ पर बात करता है कि बच्चों के पास उसकी कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, ना ही उसके जो सब क्वेश्चन के जो सब पार्ट्स थे, उनकी बच्चों के पास जो है वो आंसर करने की एबिलिटी थी। तो हम लोगों ने यहाँ से एक और बात ये एस्टैब्लिश की कि हमारे हर तरह के पेपर के ऊपर एग्जामिनर देखें, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि एग्जामिनर ने 2014 में अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग के ऊपर लेट्स सपोज़ उसने अगर फीडबैक दिया था, तो उसका फीडबैक क्या था? हो सकता है उसका फीडबैक उस टाइम पे थोड़ा डिफरेंट हुआ हो। जैसे हम नीचे चलते हैं तो हमें ये नज़र आ रहा है। अब यहाँ पर भी देखें, उसने डेफिशिएंसीज़ की तो बात की हुई है, ठीक है? उसने ओवरऑल आपको एक बात बताई हुई है कि जिसे वो कहते हैं कि लास्ट क्वेश्चन अबाउट प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स ऑफ कमर्शियल बैंक एज़ पर बैंकिंग लॉज़ इन पाकिस्तान वाज़ अटेम्प्टेड बाय कैंडिडेट्स विदाउट प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ फिगर्स एंड प्रॉपर हेडिंग्स। लेकिन अगले साल उसने आपको हर क्वेश्चन खोल के बता दिया है कि भई इसके अंदर ये मसले थे, आप लोगों ने सारी चीज़ें इसमें जो डालनी थी वो रिक्विजिट्स नहीं थे। तो बेसिकली एग्जामिनर रिपोर्ट हमें एक कंप्लीट पिक्चर देता है, ईयर बाय ईयर हमें बताता है कि हमने अगर कोई सब्जेक्ट चूज करना है तो उसमें किस तरह का नॉलेज हमसे एग्जामिनर एक्सपेक्ट करे। देखें, पेपर जो है वो ना तो आपने चेक करना है, ना ही आपके किसी रिलेटिव ने चेक करना है, और ना ही वो कोई आम टीचर करेगा। एफपीएससी के जो पेपर्स हैं उनका एक स्टैंडर्ड है, और वो अकॉर्डिंग टू दैट स्टैंडर्ड ही अटेम्प्ट करने चाहिए, और अकॉर्डिंग टू दैट स्टैंडर्ड ही वो चेक होते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली ही मार्क्स जो हैं वो एक स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली डिसाइड करके आपको दिए जाते हैं। सो दैट्स व्हाई इट इज़ very important to know कि what your examiner needs from you, and what examiner needs from you is all reflected into these examiner reports. हम थोड़ा सा आगे चल के किसी और भी जनरल सब्जेक्ट को भी देख लेते हैं। अब जैसे देखें, वो बच्चे जो कि प्योर साइंसेज़ को चूज़ करते हैं, जिसके अंदर हम केमिस्ट्री को देखते हैं। अब केमिस्ट्री को भी वो कहता है जी, जो आपकी पूरी की पूरी परफ़ॉर्मेंस है कैंडिडेट्स की बहुत पुअर थी। कैंडिडेट्स जो थे वो उन्होंने बिल्कुल सैटिस्फैक्टरी आंसर्स नहीं दिए, इवन कि उनका एटीट्यूड भी सीरियस नहीं लगा सब्जेक्ट को लेकर। सिमिलरली वो कहते हैं कि पार्ट 2 के अंदर भी कैंडिडेट्स जो हैं उनको कीन ऑब्जर्वर होना चाहिए। Be to the point in their approach and have good analytical and decision making power. Most of the candidates had written what they know, not what they have been asked. Paper showed selective study, and book mostly followed was textbook of organic chemistry of BSc level. अब देखें जी, यहाँ पर आगे हमें ये पता चल जाता है कि no matter what type of knowledge you are going to pour in the paper, the examiner would exactly know that from where you have copied that thing, and it is highly not recommended to copy paste the you can say the rote learning culture of just learning or memorizing the things from the different textbook, and you go and reproduce that whole thing in your answer. That is not recommended at all, क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि ये competitive एग्जाम है, सो यू हैव टू बी यू नो बी competitive enough कि आप अपने पेपर को स्टैंड आउट करवाएं। सो इसलिए ये सारी की सारी चीज़ें देखकर हमें ये अंदाज़ा होता है कि हमारे कौन से एरियाज़ वो हैं जिनके ऊपर हमें मेहनत की ज़रूरत होगी, जो कि हमारे टू डूज़ हैं और जो हमारे डोंट्स हैं, ताकि हम एग्जामिनर को वो प्रोडक्ट बना कर दें जो कि एग्जामिनर एक्चुअली चाहता है। सिमिलरली जैसे यहाँ पर हम लॉ का एक देख रहे हैं, सॉरी एग्जामिनर रिपोर्ट देख रहे हैं, तो उसके अंदर हमें नज़र आ रहा है कि वो बता रहे हैं कि इसमें भी आपको द मार्क्स नहीं, मार्क लोगों की परफॉर्मेंस नहीं थी, पुअर इंग्लिश यूज़ की गई थी, केस लॉ जो है पेपर के अंदर वो नहीं दिए गए, केस लॉ की कमी थी। सिमिलरली इकोनॉमिक्स के अंदर भी वो बताता है कि जी बहुत अच्छे जो है वो नहीं दिए गए पेपर्स, और परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन ऑफ आंसर शीट्स लीड टू द ऑब्जर्वेशन दैट कैंडिडेट्स मस्ट पे अटेंशन टू मार्क्स एलोकेशन टू ईच क्वेश्चन टू डिटरमिन द टाइम दैट शुड बी स्पेंट ऑन ईच क्वेश्चन। अब ये वो पॉइंट है कि जिसको मेरे ख्याल में हर बंदे ने ही इग्नोर किया होगा, इस कभी किसी बंदे ने आपको नहीं बताया होगा कि आपका एग्जामिनर ये कह रहा है कि देखिए, अगर आपका कोई भी स्पेसिफिक
सब्जेक्ट का पेपर है, तो उसमें आप सबसे पहले ये देखें कि हर क्वेश्चन अगर उसके सब पार्ट्स हैं, तो हर पार्ट में कितने-कितने मार्क्स हैं। अगर किसी में वो आपको 2 मार्क्स दे रहा है, तो ऑफ कोर्स वो आपसे ढाई पेज उस पे एक्सपेक्ट नहीं करेगा। अगर वो आपको 5 मार्क्स का सवाल दे रहा है, तो उसके ऊपर वो आपसे 10 पेज एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। या अगर वो आपको 1 नंबर का सवाल दे रहा है, तो वो उसके ऊपर आपसे 2 पेजेज़ एक्सपेक्ट नहीं करता। तो इसमें हमेशा ये बात देखें, सामने जो कि लिखी है, एग्ज़ामिनर ने खुद अपने हाथ से लिखी है कि परफ़ॉर्मेंस हम लोगों ने जब देखी कैंडिडेट्स की, तो हम लोगों को ये नज़र आया कि हर जो आपका कैंडिडेट है, उसको इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस और अटेंशन देनी चाहिए कि वो हर क्वेश्चन के ऊपर कितना टाइम लगाए, अकॉर्डिंग टू दी कि उसके मार्क्स कितने हैं। ये नहीं कि आप हर क्वेश्चन को एक ही जैसा डील करें। सिमिलरली दिस वाज़ नॉट फोकस्ड अपॉन एंड अननेसेसरी इर्रेलेवेंट डिटेल्स वर प्रोवाइडेड। अब देखें, जब आप जो है वो कंटेंट को कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, क्वेश्चन को ठीक से अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, उसकी डिमांड को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, तो आप कभी भी अच्छी डिटेल्स नहीं दे सकेंगे। सो आपने देखनी है ये सारी की सारी चीज़ें किसी भी अपने सब्जेक्ट को चूज़ करने से पहले। सिमिलरली अब यहाँ पर अगर हम इंग्लिश लिटरेचर की भी बात करें, तो उसके अंदर भी इसके कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं। अब आपको ना ये सारे सब्जेक्ट्स जो हैं, इनके फीडबैक देख के आपको ये अंदाज़ा होगा कि क्या आप इतने कॉम्पिटेंट हैं, या इतना आपके अंदर यू हैव द एबिलिटी कि आपको ये सब्जेक्ट चूज़ करना चाहिए या नहीं। जैसे यहाँ पर लिटरेचर के लिए लिखा हुआ है कि कैंडिडेट्स वर पुअर इन ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिंटैक्स एंड वोकैब्युलरी दैट हिंडर देम टू एक्सप्रेसिंग देयर थॉट्स विद क्लैरिटी एंड कॉन्शियसनेस। इसका मतलब ये है कि भई वो कैंडिडेट्स जिनकी ग्रामर अच्छी नहीं है, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिंटैक्स अच्छा नहीं है, वोकैब्युलरी अच्छी नहीं है, और वो अपने एक्सप्रेशन को ठीक तरीके से नहीं एक्सप्रेस कर सकते, उनको इंग्लिश लिटरेचर से दूर रहना चाहिए। तो आप इंग्लिश लिटरेचर मत चूज़ करें। सिमिलरली यूरोपियन हिस्ट्री के ऊपर आते हैं, तो हमें ये नज़र आता है कि वो कहते हैं कि रादर देन आंसरिंग द क्वेश्चन द कैंडिडेट सीक्स टू रिक्रिएट द रिस्पॉन्सेज दे हैव मेमोराइज्ड। यानी कि अगर आपने यूरोपियन हिस्ट्री रखनी है, तो याद रखें कि आपने बजाय इसके कि आप अपनी कोई बात करें या अपना एनालिसिस दें या क्वेश्चन की नीड को समझ के आंसर करें, अगर आपने सिर्फ और सिर्फ रट्टा वहाँ जाके अपना रिप्रोड्यूस करना है और लिखना है, तो दैट इज़ नॉट द स्कोप ऑफ दिस particular subject. So the candidates are evidently under the impression that examiner will not actually read their answers, so it is better to throw in splashes of color and headings even if there is no meaningful content behind them. रीजनिंग एबिलिटी इज ऑल्सो वेरी पुअर। अब देखिए, यहाँ पर आपको उसने क्लियरली कह दिया कि जो यूरोपियन हिस्ट्री में रीजनिंग एबिलिटी कहीं पर थी ही नहीं, यानी आप उस चीज़ को लॉजिकली रीजनेबली या किसी रीजन के साथ चीज़ों के कॉज इफेक्ट को नहीं बता सके। अब यहाँ से आपको नज़र आ गया कि आपका एग्जामिनर यूरोपियन हिस्ट्री के अंदर क्रैम्ड नॉलेज आपसे नहीं चाहता। वो कहता है कि जी, लोगों को ये लग रहा था कि शायद एग्जामिनर उनके आंसर ही नहीं पढ़ेगा, इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ़ कलरफुल हेडिंग्स बना के जो है वो हमें कंटेंट उसमें कोई था ही ना, कलरफुल हेडिंग बना के उन्होंने हमें दे दिया। आखिरी जो यहाँ पे बात वो लिख रहा है, दैट इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट कि मोस्ट हैव क्लियरली प्रिपेयर्ड द पेपर फॉर from compilations of solved papers and handbooks or invested time learning tricks from CSS academies. It is clear that with a handful of exceptions, candidates do not have a reading habit. तो यहाँ से आपको समझ आ गई कि ये जो सब्जेक्ट आप चूज़ करेंगे, इसके अंदर अगर आपने अकेडमीज़ की कंपाइलेशन ऑफ नोट्स या आपने क्रैम्ड नॉलेज जो कि हर तीसरा बंदा आपको सेल कर रहा है मार्केट के अंदर नोट्स की सूरत में, अगर आपने वही चीज़ उठा के वहाँ जाके रिप्रोड्यूस कर दी, तो यू आर फ्लॉप्ड। यूरोपियन हिस्ट्री का सब्जेक्ट आपको बिल्कुल भी अच्छे मार्क्स नहीं देगा। सो दीज़ आर द डोंट्स that you are not supposed to repeat when you're choosing the subject of European history. And the things that examiner has mentioned are those that you have to do in order to draw good marks from this subject. So basically ये वीडियो थी आप लोगों को बताने के लिए कि हम सब्जेक्ट सिलेक्ट कैसे करते हैं। कभी भी किसी दूसरे इंसान की एक्सपीरियंस के बेस के ऊपर आप अपने सब्जेक्ट्स को चूज़ मत करें। हमेशा अपने प्रायर नॉलेज को देखें, अपने उस डिसिप्लिन, उस डिग्री को देखें जो आपने अर्न की है। अगर आपको पास्ट पेपर्स देख के, सिलेबस देख के और एग्ज़ामिनर रिपोर्ट देखकर ये लगता है कि ये सब्जेक्ट आपके लिए बेस्ट है, तो आप उस सब्जेक्ट को ज़रूर चूज़ करें। और हमेशा जिस भी सब्जेक्ट को आप चूज़ करें, उसकी रिकमेंडेड बुक्स में से देखें कि वो आपके सिलेबस को कितना कवर करता है और कितना कवर नहीं करता। हमारा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर इसी चीज़ के ऊपर होगा कि हमने अपनी रिकमेंडेड बुक्स में से किस तरह से तैयारी करनी है और किस तरह से हमने अपने सब्जेक्ट्स के लिए बुक्स चूज़ करनी है, कितनी बुक्स चूज़ करनी है और किस तरह से स्टडी प्लान को क्रिएट करना है। आई होप यू ऑल हैव लर्न्ड फ्रॉम द वीडियो।
um, thank you so very much for your time, and I wish you all